वेलकम टू अनकर्टेल्ड, अ प्रोग्राम डेडिकेटेड टू डेली करंट अफेयर। और इसमें हम देखेंगे 2 और 3 नवंबर में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर में डेवलपमेंट हुए हैं। पहली न्यूज़ ये है कि इसरो ने श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, वहाँ से भारत का सबसे भारी जो संचार उपग्रह है इंडियन नेवी के लिए CMS-03 उसको लॉन्च किया है, उसका सफल प्रक्षेपण किया है। इसको GSAT-7R भी बोलते हैं। GSAT-7R का सफल प्रक्षेपण किया है इंडियन नेवी इसरो ने सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा से। इंडियन नेवी का अब तक का सबसे एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये। इंडियन नेवी का अब तक का सबसे एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। LVM M जो लॉन्च व्हीकल M3 Mark 3 है, उसकी 5वीं उड़ान थी, उससे लॉन्च किया गया था और ये स्थापित होगा जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। जो CMS-03 या GSAT-7R जो स्थापित होगा जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। यह इंडियन नेवी के संचार और ओशंस की निगरानी क्षमताओं को विस्तार करेगा। संचार और ओशंस की निगरानी जो समुद्री निगरानी की जिम्मेदारी है इंडियन नेवी की, उसकी क्षमताओं का विस्तार करेगा ये GSAT-7R। यह CMS-03 4400 kg का है, ये 44 कुंतल का है। 4400 kg इंडिया और उसके आसपास के समुद्री क्षेत्रों में भी मल्टी बैंड कनेक्टिविटी सर्विस देगा। इंडिया और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सर्विस देगा ये सैटेलाइट CMS-03। नागरिक सेवाओं में भी कुछ हद तक यूज होगा, नागरिक और सामरिक दोनों के लिए सुरक्षित डेटा और ध्वनि लिंक प्रोवाइड करेगा ये। तो CMS-03 भारत का सबसे हैवी जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है अब तक का। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि एक जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज होती है, तीनों सेनाओं की एक संयुक्त एक्सरसाइज होती है। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज इसका नाम है त्रिशूल। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हो रही है त्रिशूल नाम से। ऑब्जेक्टिव यही है कि जो जॉइंट कॉम्बैट ऑपरेशन है उसमें एक दूसरे की मतलब प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाया जाए, कैसे एक दूसरे के साथ और स्मूथली काम कर सकते हैं। तो इस बार इंडियन नेवी इसको लीड कर रही है। इंडियन नेवी लीडिंग रोल में है और ये अरेबियन सी में हो रहा है पूरा कार्यक्रम, अरेबियन सी में। और साइड अभी एक जगह है, मतलब क्रिक और डेजर्ट एरिया में, राजस्थान और गुजरात के मुख्य क्षेत्रों में। और ये 12 दिन चलेगा एक्सरसाइज, कोऑर्डिनेटेड विथ वेस्टर्न नेवल कमांड। वेस्टर्न नेवल कमांड है जो इंडियन नेवी का कमांड है, वेस्टर्न नेवल कमांड, ये कोऑर्डिनेट कर रहा है इस एक्सरसाइज को। कमांड कर रहा है इंडियन नेवल कमांड। तो तीनों सेनाओं का संयुक्त एक्सरसाइज है, कैसे इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाई जाए, एक दूसरे के साथ जब कॉम्बैट ऑपरेशन चलाएं तो स्मूथली फंक्शन करे और इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़े। मुख्य ध्यान रहेगा जॉइंट इंटेलिजेंस पे, सर्विलांस पे, साइबर वारफेयर पे इस बार मुख्य ध्यान रहेगा। आल्सो एम्फेसिस द यूज ऑफ इंडिजिनस सिस्टम एंड रिफाइंड स्ट्रेटजीज। नए सिक्योरिटी चैलेंजेस के संदर्भ में नए सिक्योरिटी चैलेंजेस के संदर्भ में क्या नई स्ट्रेटजी हो सकती है उस पर ध्यान देना, और कैसे हम जो भारत के खुद के उपकरण हैं उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, इसका उद्देश्य है। तो त्रिशूल जो एक्सरसाइज है, तीनों सेनाओं का संयुक्त एक्सरसाइज है त्रिशूल।
एक कॉन्क्लेव हो रहा है नई दिल्ली में, उसका नाम है न्यू दिल्ली में हो रहा है ESTIC, ESTIC, इंडियाज फर्स्ट इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव। इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भी तकनीकें नई उभर रही हैं उसके लिए कॉन्क्लेव हो रहा है। ये फ्लैगशिप गवर्नमेंट का प्रोग्राम है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड विल बी हेल्ड एनुअली। अब ये पहली बार है, लेकिन अब ये हर साल होगा। इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर ये कॉन्क्लेव हो रहा है, जिसका नाम है ESTIC। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ESTIC 2025 क्या है। ये न्यू दिल्ली में हुआ। पीएम ने यहीं से 1 लाख करोड़ का फंड लॉन्च किया है कि कैसे प्राइवेट सेक्टर को भी आसानी से R&D में शामिल किया जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में शामिल किया जाए। उसी के फैसिलिटेशन के लिए 1 लाख करोड़ का फंड ये बनाया गया है। तो ESTIC एक कॉन्क्लेव है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नई तकनीकी उभर रही हैं उनके विकास को लेकर है, कि कैसे उनको नेशनल डेवलपमेंट में उपयोग किया जा सकता है, या कैसे भारत को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे बढ़ाया जा सकता है, और प्राइवेट सेक्टर को कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए प्रमोट किया जा सकता है। तो ये इसके उद्देश्य है। 1 लाख करोड़ का पीएम ने फंड भी लॉन्च किया है प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। एक वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, वेटलैंड कॉम्प्लेक्स रोमारी धोंडुआ। रोमारी डोंडुआ एक वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, रोमारी और डोंडुआ, ये असम में है वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। और इसको रामसर साइट का टैग देने की मांग और चल रही है। रामसर साइट की मांग चल रही है कि रामसर साइट का दर्जा मिले इसको। असम में स्थित है ये। यहाँ यहाँ पे सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे लोकटक लेक और दीपोर बिल से भी ज़्यादा यहाँ पे पक्षी आते हैं, पक्षी रहते हैं। इसके कारण इसको रामसर साइट के टैग देने की मांग चल रही है। ये जो लाओ लाओ खावा एक जगह है, लाओ खावा एंड बरहा चौपारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है ये। लाओ खावा और बरहा, लाओ खावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है, और बरहा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये काजीरंगा टाइगर रिजर्व और ओरांग नेशनल पार्क के बीच कनेक्टिंग कॉरिडोर है। और इसी में है ये जो रावमारी रोमारी और डोंडुआ वाइल्ड वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। तो लाओ खावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि काजीरंगा टाइगर रिजर्व का भाग है, इसी में वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है ये, रो रोमारी डोंडुआ वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे लोकटक लेक और दीपोर बिल से भी ज़्यादा बर्ड्स पाए जाते हैं। और लाओ खावा और बरहा चौपारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये काजीरंगा टाइगर रिजर्व और ओरांग नेशनल पार्क के बीच कनेक्टिंग कॉरिडोर है ये। तो बस ये याद रखने की जरूरत है कि रोमारी और डोंडुआ वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है असम में, और ये लाओ खाओ और वेटलैंड सेंचुरी में है, जो कि काजीरंगा टाइगर रिजर्व का पार्क है। बस इतना याद करने की जरूरत है। ओरांग नेशनल पार्क असम में है, ओरांग नेशनल पार्क असम में। रामसर साइट क्या होता है? रामसर साइट एज वन ऑफ द इंटरनेशनल इम्पोर्टेंसी वेटलैंड्स होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड होते हैं, ये आर्द्र भूमियां होती हैं, और इनको अंडर रामसर कन्वेंशन के तहत दर्जा प्राप्त होता है। रामसर कन्वेंशन इंटर गवर्नमेंटल ट्रिटी है, एक मतलब ईरान में साइन हुई थी 1971 को, और 2 फरवरी को 1971 को अडॉप्ट किया गया था, इसलिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। रामसर कन्वेंशन जो एक तरीके से फोर्स में आया था या लागू हुआ था 1975 से,
इंडिया बीके में पार्टी, इंडिया पार्टी बना था 1982 में। ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, मतलब कानूनी रूप से बाध्यकारी है, लेकिन जो भी हस्ताक्षर करता देश है, जो भी पार्टी है, उनके लिए बाध्यकारी है। लेकिन ये कुछ दंडात्मक प्रोविजन नहीं है इसमें कि अगर आप बहुत फॉलो नहीं करते तो आपके लिए कुछ ऐसा दंड रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो लीगली बाइंडिंग है, कानूनी रूप से बाध्यकारी, लेकिन दंडात्मक प्रावधान प्रावधान नहीं है इसमें। इंडिया में भी वेटलैंड्स को कंजर्वेशन के लिए रूल है, वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स, वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 इंडिया में भी है। इंडियन गवर्नमेंट ने रिवर चैनल को पैडी, जो धान के खेत होते हैं, या अन्य कॉमर्शियल एक्टिविटीज वाले जो एरियाज होती हैं जहाँ पे वेटलैंड पाए जाते हैं, उसको वेटलैंड की परिभाषा से बाहर रखा है। तो ये स्टेटमेंट दे सकता है कि क्या जो इंडिया पैडी फील्ड्स या रिवर चैनल को भी वेटलैंड के रूप में परिभाषित करता है। तो ऐसा नहीं है। वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 के तहत ऐसे क्षेत्र वेटलैंड की परिभाषा से बाहर रखे गए हैं। अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज है कि केरला एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आ गया है, और ये देश का पहला ऐसा राज्य है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आया है। अभी जो वहाँ के मुख्यमंत्री ने, पिनाराई विजयन ने, एक स्पेशल सेशन में इसकी घोषणा की। तो केरला एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आने वाला पहला राज्य है। केरला ने 2021 में एक प्रोग्राम शुरू किया था, एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम। तो यहाँ इसका की बना है, मतलब इम्पोर्टेंट ड्राइवर बना है कि कैसे केरला एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आया है इस प्रोग्राम को अपनाकर। एक्सट्रीम पॉवर्टी मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ पॉवर्टी है, करेक्टराइज बाय सीवियर डिप्राइवेशन ऑफ बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स की जब आप कोई बिल्कुल फुलफिल नहीं कर पा रहा है, जैसे फूड फूड हो गया, सेफ वाटर हो गया, हेल्थ हो गया, शेल्टर हो गया, सैनिटेशन, एजुकेशन हो गया, अगर इस नीड को कोई पूरा नहीं कर पा रहा है तो सामान्यतः वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में आएगा। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अगर 2021 के पीपीपी के आधार पर, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर, अगर कोई व्यक्ति $3 से कम मतलब कम संसाधनों पे $3 से कम पर अगर जीवन निर्वाह कर रहा है तो एक्सट्रीम पॉवर्टी में आएगा वो। पहले 2.15 था, $2.15 लेकिन अब ये चेंज हो गया है वर्ल्ड बैंक के अनुसार। तो कोई व्यक्ति अगर वर्ल्ड बैंक के अनुसार अगर कोई परचेजिंग पावर पैरिटी 2021 के आधार पर अगर $3 से कम पर जीवन यापन करे तो एक्सट्रीम पॉवर्टी में आएगा। केरला ऐसा पहला स्टेट बन गया है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आ गया है। यूनेस्को मना रहा है इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व, और ये प्रतिवर्ष 3 नवंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को ने 2022 में फैसला लिया। 41वीं सेशन थी यूनेस्को की, उसमें ये फैसला लिया गया कि 3 नवंबर को प्रतिवर्ष हम लोग सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। और इसकी थीम थी कनेक्टिंग पीपल एंड नेचर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेचर और लोगों को एक साथ लाना अ, ग्रह के सतत विकास के लिए, धरती के सतत विकास के लिए, कनेक्टिंग पीपल एंड नेचर, नेचर और लोगों का एक साथ आना, तो इसकी थीम थी 2021 में। मतलब ये पूछा जा सकता है कौन सेलिब्रेट करता है, तो यूनेस्को, यूनेस्को का प्रोग्राम है ये। नवंबर 3 को इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व मनाया जाता है। 7 नवंबर को हॉकी इंडिया, जो पहले इंडियन हॉकी फेडरेशन था, उसके 100 साल पूरे हो गए 7 नवंबर को। तो पूरे देश में हॉकी को लेकर कार्यक्रम होंगे। 1925 में 7 नवंबर 1925 में इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई थी। इंडियन हॉकी फेडरेशन
तो उसके 100 साल हो गए पूरे। इसलिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री पूरे देश में हॉकी को लेकर कार्यक्रम करेगी। अब ये जो हॉकी इंडिया फेडरेशन है, हॉकी इंडिया फेडरेशन, इसको 2008 में डिसमिस कर दिया गया था। उसकी जगह पे मई 2009 से मई 2009 से हॉकी इंडिया आ गया। हॉकी इंडिया नाम से नई बॉडी बना दी गई है, हॉकी इंडिया। और ये इसको रिकॉग्नाइज करता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, और एशियन हॉकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से ये एफिलिएटेड भी है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से एफिलिएटेड है ये। तो अब मुख्य जो बॉडी है वो है हॉकी इंडिया। इंडिया ने 8 बार गोल्ड जीता है हॉकी में, 8 बार गोल्ड जीता है, 1 बार सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, 4 ब्रॉन्ज, कुल 13 मेडल जीता है इंडिया ने हॉकी में। 1928 में पहला मेडल था, 1928 में एम्स्टर्डम के खिलाफ। 1928 में पहला गोल्ड मेडल एम्स्टर्डम के खिलाफ जो इंडिया ने जीता था। और उसके बाद 1900 आखिरी में 1900 आखिरी में 1980 1980 में आखिरी गोल्ड मेडल जीता था इंडिया। उसके बाद अभी तक कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता है। ये इसमें एम्स्टर्डम को हराया था 1928 में। एम्स्टर्डम हुआ था, नीदरलैंड को हराया था ये 1928 में। और 1948 में 1948 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में हुआ था ये, नीदरलैंड को हराकर इसने जीता था इंडिया ने गोल्ड मेडल। और स्वतंत्र भारत में 1948 में लंदन ओलंपिक्स में। लंदन ओलंपिक्स में 1948 में ये जीता था इंडिया। स्वतंत्र भारत में जो गोल्ड मेडल आया था लंदन ओलंपिक्स में आया था। और ये ग्रेट ब्रिटेन को हरा दिया था, ग्रेट ब्रिटेन को। तो ये थी 2 नवंबर और 3 नवंबर की इम्पोर्टेंट न्यूज।